नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, वो भी हिंदी से। तो उसी के क्रम में मैंने जो फर्स्ट यूनिट के वीडियो डालने स्टार्ट कर दिए हैं और अब मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए पुराने पेपर को सॉल्व करना। तो मित्रों, हमने सॉल्व किया था इसके पहले, जस्ट पहले वाला जो वीडियो था हमारा वो जून 2012 का थर्ड पेपर था। और आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वह है जून 2012 का ही, लेकिन वह सेकंड पेपर है। आपको पता है कि यह परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, एक तो दिसंबर माह में और दूसरी होती है आपके जून माह में। किंतु अभी कुछ समय से, यानी जब से कोरोना महामारी का प्रकोप है, तब से इसका ये जो सत्र है वो प्रभावित रहा है। तो हम अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन हम अपना टारगेट तो बना ही चुके हैं 2022 का, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं जून 2012 का सेकंड पेपर का हल प्रश्न पत्र। ठीक है मित्रों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पउम चर्यु किसकी रचना है? पउम चर्यु किसकी रचना है? आप जानते हैं स्वयंभू की रचना है। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली की भाषा क्या है, यानी किस भाषा में कवितावली लिखी गई है? बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है कवितावली। खड़ी बोली के लिए यहाँ पर नीति कुमार लिखा हुआ है, नीति कुमार नहीं बल्कि सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं। इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी जी ने जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में? आपने पढ़ा होगा पद्मावत को। पद्मावत में किसको देखा गया? आराध्य के रूप में, प्रेमिका के रूप में देखा गया है ना। राजा रत्नसेन अपने प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो वह लौकिक के माध्यम से पारलौकिक को दिखाया गया है वहां पर। तो सूफी प्रेमाख्यानक की विशेषता रही है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? यह कथन जो है सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, यह है आपके डॉक्टर नगेंद्र जी का। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? यानी कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। आप जानते हैं श्याम, सुख और गणेश ये तीनों लोग शामिल थे मिश्र बंधु में, जबकि कृष्ण बिहारी जी नहीं थे। आपने पढ़ा होगा मिश्र बंधु विनोद नामक रचना को इन्होंने ही लिखा था। ये तीनों आपस में मिलजुल कर रचनाएं किया करते थे, तीनों सगे भाई थे। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? रस गंगाधर के रचयिता, रस गंगाधर कई बार पूछा जा चुका है, पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? मित्रों, आप जानते हैं कई तार सप्तक निकाले गए थे, किंतु यदि आपसे सिर्फ तार सप्तक पूछा जाए तो आप समझिए कि आपसे प्रथम तार सप्तक के बारे में पूछा जा रहा है। यानी प्रथम तार सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं थे? तो आपके जो थे शमशेर बहादुर सिंह जी। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। भरत मुनि के अनुसार काव्य के कितने गुण माने हैं भरत मुनि जी ने? तो उन्होंने काव्य के केवल 7 गुण माने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? अ और अह क्या है? तो ये दोनों क्या है? वो अयोग वाह है। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है और यह गीति नाट्य के अंतर्गत आती है, यानी इसकी विधा जो है वो गीति नाट्य है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपरोक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धत हैं? जी हाँ, ये है वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? जी हाँ मित्रों, प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो गोपाल राय ने माना है। देखिए यहाँ पर समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे एंड क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? ऐसे एंड क्रिटिसिज्म का अनुवाद जो किया है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक यह किसकी है? अज्ञेय जी की, अज्ञेय की जीवनी है। दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर दिया गया हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। दूसरा कथन दिया गया है, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः संपूर्ण विकास है। आपको बताना या क्या ये दोनों कथन जो है वो सही है? यानी तो इसमें आपको जो ए है वो तो पूरी तरह से सही है, लेकिन ये दोनों आंशिक सही है, यानी ए और बी दोनों ही आंशिक सही है, पूरे पूरे सत्य नहीं है।
इन कुछ लोगों ने तो माना है कि बाह्य आक्रमण का ही प्रभाव, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। विभावना व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभाव ही रस का हेतु है। चलिए देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें जो है आपका क्या सही हो जाएगा आप बताइए, थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाया करिए। इसमें आपका हो जाएगा ए सही है, ए और ये दोनों ही आंशिक रूप से सही, यानी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अगला कथन पूछा गया यहाँ पे, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद है। दूसरा है, छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। अब आप बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें ए जो है आपका वो आंशिक रूप से सही है और दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे कथन को हम देख लेते हैं। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। ये दो कथन दिए गए, दोनों में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है या फिर कौन सा अर्ध सत्य है ये आपको बताना है। तो इसमें ए जो है वो आंशिक सही है और 2 सही है, पूरा सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आ गया आपके नेट जेआरएफ का फेवरेट क्वेश्चन, क्रम से मिलान करना है आपको। यहाँ पर इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं, उनका क्रम आपको बताना सही क्रम कौन सा है। मैं आपको सही क्रम ही बता देती हूँ। सबसे पहले लिखा गया था इस्तवा, दला, लेत्रुत्तर, एंदुई, हिंदुस्तानी, आप जानते हैं। उसके बाद शिव सिंह सरोज जी ने लिखा था। उसके बाद जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। फिर उसके बाद मिस्टर बंधु विनोद लिखा गया था। यह रहा इसका सही क्रम। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ठंड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से सर्दी भी हो गई है, आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले कौन संस्था स्थापित हुई। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, फिर आर्य समाज, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर कौन सा सही क्रम है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे, प्रसाद, पंत और निराला और महादेवी। तो इनका जो सही क्रम क्या है, जयशंकर प्रसाद, ये देखिए ये वाला जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, उसके बाद महादेवी वर्मा जी, इनका सही अनुक्रम है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। इनका जो सही अनुक्रम है वह है युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षण भर, उसके बाद है गीत फरोश, यह इसका सही अनुक्रम है। आप इसको याद कर लीजिए। पुराने पेपर्स को सॉल्व करवाने का उद्देश्य यही रहता है कि अधिकतर ऐसा होता है कि बहुत से पिछले प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए रहते हैं उनको दोहरा दिया जाता है। आपने देखा होगा यूपीटीटी की परीक्षा में ऐसा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले अप्सरा, फिर अलका, उसके बाद निरुपमा, फिर प्रभावती। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा वाद आया, ये प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, नई कविता, उसके बाद अकविता। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले भरत मुनि जी थे, इनके 200 ईस्वी क्या बोलते हैं, हाँ 200 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ था। फिर आनंदवर्धन, विश्वनाथ, उसके बाद जगन्नाथ जी 7वीं शताब्दी के थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है। तो उपन्यासों का सही क्रम है रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवा, यह इसका सही अनुक्रम है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। सबसे पहले लिखा गया था चंदायन, उसके बाद मृगावती, फिर पद्मावत और उसके बाद मधुमालती। यहाँ पर आप बताइए रचनाकार और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क्या लिखा था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा था भूगोल हस्तामल। उसके बाद लक्ष्मी सागर वार्षणे ने क्या लिखा था। लक्ष्मी सागर वार्षणे बताइए आप। तो लक्ष्मी सागर वार्षणे जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे ये। और मिश्र बंधु को आप जानते हैं, बताइए मिश्र बंधु ने क्या लिखा था। हिंदी नवरत्न लिखा था ना। और रामविलास शर्मा जी ने क्या लिखा था। तो रामविलास शर्मा ने लिखा था भारतीय संस्कृति और हिंदी। इस हिसाब से इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। तो
ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। और दामोदर भट्ट की रचना कौन सी है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, आप जानते ही हैं। नरपति नाल की रचना है विशल देवरासो। और अरोड़ा कवि ने क्या लिखा था? बताइए, जवाब दीजिए आप भी। आप थोड़ा सा ध्यान दिया करिए भाई, अरोड़ा कवि ने लिखा था राउरवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। तो सुमित्रा नंदन पंत, घनानंद, केशव और कुतुबन, ये लोग थे। इन्होंने बताइए, अब आप बताइए कौन कौन से कवि महोदय ने क्या क्या लिखा। सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा था ग्राम्या, सर्वविदित है, ये लिख दिया इन्होंने ग्राम्या। उसके बाद आपके घनानंद जी आते हैं और घनानंद जी ने क्या लिखा था? इश्कलता। केशवदास ने क्या लिखा था? कवि प्रिया। और कुतुबन ने लिखा था मृगावती। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है, ये अगला क्वेश्चन है। रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल। तो रघुवीर सहाय जी ने लिखा था आत्महत्या के विरुद्ध। ये देखिए, उन्होंने लिखा था रघुवीर सहाय जी ने आत्महत्या के विरुद्ध। उसके बाद आपके श्रीकांत वर्मा जी हैं, और श्रीकांत वर्मा जी ने लिख दिया था माया दर्पण। फिर दिनकर की रचना आप जानते ही हैं, परशुराम की प्रतीक्षा है। और केदारनाथ अग्रवाल ने क्या लिखा था? केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को भी तो आपने पढ़ा होगा, इन्होंने लिखा था फूल नहीं रंग बोलते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। नागार्जुन है, नरेश मेहता है, भवानी प्रसाद मिश्र है और केदारनाथ सिंह जी हैं। बताइए किसने कौन सी रचना लिखी थी? तो आपके जो नागार्जुन महोदय जी हैं, इन्होंने लिख दिया था युगधारा। नागार्जुन ने लिखा था युगधारा। फिर नरेश मेहता जी हैं आपके, नरेश मेहता ने लिखा था संशय की एक रात। और भवानी प्रसाद मिश्र, आप बताइए, भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा था सतपुड़ा के जंगल। और केदारनाथ सिंह ने लिख दिया था अकाल में सारस। यह इनका सही क्रम हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। साहित्यालोचन, रस मीमांसा, ठेले पर हिमालय, तमाल के झरोखे से। साहित्यालोचन किसने लिखा था? आप बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने माइंड को एकदम सेट करके बैठा करिए पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ते हैं दुनिया भर की बातें दिमाग में अपने ना लाए, सिर्फ पढ़ाई संबंधित बातें लाएंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद आएंगे। तो साहित्यालोचन को लिखा था श्याम सुंदर दास जी ने। फिर रस मीमांसा को लिख दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आप जानते ही हैं। ठेले पर हिमालय किसने लिखा था? धर्मवीर भारती जी ने लिखा था ना। और तमाल के झरोखों से किसने लिखा था? विद्यानिवास मिश्र ने लिखा था ना। बताइए, तमाल के झरोखे से तो लिखा था विद्यानिवास मिश्र जी ने, ये सही हो जाएगा आपका जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से हम पुराने प्रश्न पत्रों को हल करते हुए चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। कथाकार दिए गए हैं, उनकी कृति है, आपको बताना है कौन सी कृति किसकी है। कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा और कमलेश्वर। ये कृष्णा सोबती जी हैं और कृष्णा सोबती जी ने लिखा था समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल को आप जानते ही हैं, इन्होंने लिख दिया था विश्रामपुर का संत। और राही मासूम रजा, राही मासूम रजा भी पीछे रहने वाला नहीं थे, इन्होंने लिख दिया टोपी शुक्ला। और कमलेश्वर तो कितने पाकिस्तान के लेखक थे ही। अब यहाँ पर कहानियां दी गई हैं, उनके कहानीकार दिए गए, आपको बताना है कौन सी कहानी किसने लिखी है। सबसे पहले आ जाते हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तो इन्होंने लिख दिया था बुद्धू का कांटा। और रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था 11 वर्ष का समय। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? रामचंद्र जी ने 11 वर्ष का समय नामक कहानी लिखी थी। और यशपाल ने लिखा था पर्दा, ये आपके पाठ्यक्रम में भी रहा होगा 12th के पाठ्यक्रम में। और अमरनाथ ने क्या लिखा था? बताइए, थोड़ा सा आप भी सोचिए। अमरनाथ नहीं है ये, अमरकांत जी हैं। तो अमरकांत जी ने लिख दिया था दोपहर का भोजन। यहाँ पर यह इसका सही क्रम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को कहानी के साथ सम्मिलित करना है। कौन सी कहानी किसकी? निर्मल वर्मा, मार्कंडेय, शिवमूर्ति और शेखर जोशी। तो निर्मल वर्मा की जो कहानी है वह है लंदन की रात। निर्मल वर्मा ने लिखा लंदन की रात। और मार्कंडेय ने लिख दिया था हंसा जाई अकेला। शिवमूर्ति, ये देखिए यहाँ पर शिवमूर्ति जी आ गए हैं। और शिवमूर्ति जी ने क्या लिख दिया था? कसाईवाड़ा लिख दिया था। और शेखर जोशी ने लिखा था कोसी का घटवार। जहन का सही अनुक्रम हो गया। अब यहाँ पंक्ति दी गई है, पंक्तियों को सम्मिलित करना है। जो जो निहारिये ने रे हवे नैननी, यह पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन नंबर 39 पहुंच गए हम। तो यह पंक्ति जो है आपकी मतीराम जी की है।
अगली पंक्ति पूछी गई थी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। तो यह पंक्ति जो है वो भूषण की है। नैन नचाई कही मुस्काई, इसको आपने पढ़ा होगा, किसकी पंक्ति है ये? यह पंक्तियां आप घनानंद जी की हैं। और रावरे रूप की रीति अनूपी, ये किसने कहा था? रावरे रीति की रीति अनूपी। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। नैन नचाई कही मुस्काई, इसको पद्माकर ने लिखा था, पद्मावत दिया गया, पद्माकर ने लिखा था। और रावरे रीति की रावरे रूप की रीति अनूप, इसको लिखा था घनानंद जी ने। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया आपको? चलिए फिर से बता देते हैं हम। जो जो निहारिये नेरे हवे नैननी, यह जो है आपकी किसकी थी? ये थी मतीराम जी की। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, यह जो है आपके भूषण जी की पंक्तियां हैं। और नैन नचाई कही मुस्काई है पद्माकर की है। और रावरे रूप की रीति अनूप जो है घनानंद जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम से अपने प्रश्नों को हम देखते जाते हैं। अब आप यहाँ पर स्थापना और तर्क पर हम लोग पहुँच चुके हैं। आपको पता है स्थापना और तर्क से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्थापना दिया गया शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति को की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। इसका तर्क है भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। यह आपको बताना है कौन सा सही है, तो ए और आर जो है वो दोनों ही सही है। अगला है कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इसका तर्क है इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला देखते हैं भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, क्यों? इसका तर्क है समर्पण भक्ति का मूल है। तो यहाँ पर जो लगता है मुझे यानी दोनों ही सही है, आपके ए भी सही है और बी भी सही है। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। इसका तर्क दिया गया है प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। इसमें आपका जो ए है वो सही है लेकिन आर गलत है। स्थापना अगला दिया गया है दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। तर्क है इसका दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें लास्ट है स्थापना का क्वेश्चन, प्रेम का सामाजिकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। और तर्क क्या दिया गया इसका? प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला आपको छोटा सा एक गद्यांश दिया गया, उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चलिए हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं यानी संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरण ढांचा भी अलग था। आगे देखते हैं, आगे आपसे पूछा जा रहा है किंतु इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी किंतु जातीय भाषा में वह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का ऐसा विकास हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता रहा है और उसके इस सिद्धांत भी गढ़े गए। किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह उच्चारण का व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैर्तर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। अब देखिए इस पे जो है आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने इसका आंसर दे दिया। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? तो वह सार्वदेशिक था। ध्यान रहे मित्रों, आपको जवाब अपने मन से नहीं देना है, जो गद्यांश में जो जवाब निकल करके आ रहा है वही आपको देना है। सांस्कृतिक नैर्तर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? तो इसमें से ब्रज भाषा का अध्ययन आवश्यक नहीं है, जबकि संस्कृत प्राकृत और हिंदी का अध्ययन आवश्यक है। जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो बंगला भाषा को मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए आधार क्या होना चाहिए? जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए, ऐसा गद्यांश में माना गया। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो संस्कृत से सीधा संबंध प्राकृत भाषा का है। मित्रों, यह रहे सेकंड पेपर के 50 प्रश्न जो मैंने आपको हल करवा दिए हैं। यदि आप इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल पर अवश्य आएं और पढ़ें, अपने अध्ययन को जारी रखें। आप इसका इंतजार ना करें कि नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप अपना अध्ययन आरंभ करें।
ठीक है मित्रों, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर एनटीए के जो परीक्षा एजेंसी है नेट जेआरएफ की, और टारगेट हमारा क्या है 2022। पेपर 2 की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी। पेपर फर्स्ट के भी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। यूपी लेखपाल की परीक्षा का भी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। ठीक है मित्रों, हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, सर्दी बहुत है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ख्याल रखते हुए अपने अध्ययन को जारी रखिए। ठीक है मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए आपको। जय हिंद, जय भारत।